प्रोफेसर नवल किशोर जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आपको लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में नहीं नजर आता? क्या कांग्रेस पार्टी, ये तो बीजेपी नहीं कह रही, ये अभी जो कहा बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य, जिन्होंने 50 साल राजनीति की है बंगाल में, उनका ये कहना है कि जो हो रहा है वहां पर वो जो सरकार है उसके द्वारा फैलाया हुआ एक टेररिज्म उन्होंने कहा। अब विपक्ष क्या कहेगा? क्योंकि हर वक्त आपको दिखता है कि हिटलर राज तो मोदी जी चला रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, अगर आप पिछले 8-9 साल का इतिहास देखेंगे तो जिस तरह से भाजपा ने समाज में इस तरह का माहौल बनाया है, एकदम आपको लगेगा कि जो कम्युनलाइज करने का प्रोसेस है वही उसका मीडियम है पॉलिटिक्स का। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि जो हर एक राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं या कहीं पे कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसमें उसी तरह के चीज़ दिखाई देते हैं। तो ये जो बंगाल में हो रहा है उसके पीछे भी अगर आप उसको विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि बंगाल में भी भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है उस समाज को, उस राज्य को कम्युनल टेंशन में डालने के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा को इसमें फ़ायदा होगा। उसको लगता है कि इसी तरह का अगर माहौल रहेगा, हिंदू मुसलमान जहाँ पे होंगे वहाँ पे फ़ायदा होगा, जहाँ पर ओबीसी के विद इन ओबीसी अगर कोई मामला आता है तो उन्हें फ़ायदा होगा। आप देखिए ना, ओबीसी के मुद्दे पर भी आपने बात कहा है, ओबीसी की गिनती की जब बात होती है तो भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है। और विरोध का भी जहाँ पे उनको फायदा दिखता है, जहाँ पर लगता है बिहार में कि हम ओबीसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि ओबीसी काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन देश में कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अगर समस्या है या अगर ओबीसी की अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले उसकी पहचान तो होनी चाहिए। उस पहचान को करने में भी भाजपा राजनीति करती है, देश स्तर पर कुछ और बोलती है, राज्य में कुछ और बोलती है। मैंने कहा था ना सुधांशु जी, आप ही की गलती है, सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, पूरे देश में भी और बंगाल में जहां आपकी सरकार नहीं है वहां भी। जवाब दीजिए। देखिए, नवल किशोर जी ने कहा बहुत स्वाभाविक है, ये तो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसा ही तो कुछ लालू प्रसाद यादव जी की जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार होती थी यही दिखता था ना बिहार में, ऐसे ही बम, ऐसे ही कट्टे, ऐसे ही आगजनी, चुनाव के दौरान हिंसा, कई चरणों में चुनाव होते थे। और ऐसा ही बुलडोजर राज का वो किसने किया, आप वो भी बता दीजिए। आप बताइए, अमित शाह जी जब वहां पे चल रहा है अपने टर्म पे सर, अपने टर्म पे। और मैं ये कहना चाहता हूं, जंगल राज की बात तो नीतीश कुमार जी ने ही कही थी जब वो छोड़ के आए थे, हाई कोर्ट ने कही थी, कोई बात नहीं। अब उन्हें लगा कि उनके जैसा, जैसे किसी को होता है ना कि अपने समान चीज दिखती है तो उसके मन में तुरंत आत्मीयता का भाव आ जाता है, तो वो अपने आप डिफेंड करने के लिए उनको सामने आ गए। और देखिए कितनी मजेदार बात कह रहे हैं कि साहब कम्युनल हम कर रहे हैं। 2011 के बाद पश्चिम बंगाल में 71 जातियां ओबीसी में जोड़ी गई हैं, 71 में 65 मुस्लिम हैं। नहीं, अब नजर नहीं आता, यह कम्युनल करना नहीं है। आप सोचिए, पिछड़ों का इतना बड़ा हिस्सा मार दिया जाए, 91% मुस्लिमों को हिस्सा मिल जाए पिछड़ों में, मगर इनको कोई समस्या नहीं होती। और यह जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के जमाने तक जातिगत जनगणना होती थी। 1951 में जब पहली सेंसस हुई तो उस समय नेहरू जी का निर्णय था कि जातिगत जनगणना नहीं करेंगे, लोहिया जी भी साथ में थे। आज नवल किशोर जी कह दें लोहिया जी गलत थे, नेहरू जी गलत थे, सरदार पटेल गलत थे, और हम ये कहने को तैयार हैं। चलिए, अब मैं ये भी कहता हूं कि जो आप संख्या की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, पिछड़ों की संख्या तो बताइए, पहले ये तो बता दीजिए कि आपने अपनी पार्टी में अन्य पिछड़ा वर्ग तो छोड़िए, अन्य जातियां छोड़िए, अपनी जाति में संख्या 1 से शुरू होती ना, एक व्यक्ति बताइए यादव समाज का जिसे या तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो या मुख्यमंत्री बनाया हो। ये प्रोफेसर है, इतने पढ़े लिखे योग्य हैं, मगर पार्टी का नेतृत्व तो नहीं हो सकता। संख्या 1 से 2 पे नहीं जाएगी, एक ही परिवार पे केंद्रित रहेगी। जातिवाद का चूरन और परिवार के हाथ में संपत्ति, और गणना की बात करना सारी जातियों की, और अपनी जाति में एक के अलावा दूसरे को कोई गणना का मौका नहीं देना। सही सवाल उठाया आपने, और यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ मानव जायसवाल से। जवाब तो देने दीजिए। नहीं, जवाब आपने बोला कि जवाब देना चाहिए। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर परिवारवाद की आप बात करते हैं तो परिवार जो है वो तो भारतीय परंपरा में एक पवित्र संस्था है। लेकिन ये जो संघ परिवार है उसकी इच्छा के बगैर में बीजेपी में कोई मंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है क्या?
ये आप बताइए, पूरे देश को बताइए कि इस भाजपा के पीछे जो संगठन खड़ी है, उस संगठन का राजनीतिक और प्रजातांत्रिक योगदान क्या है? वो एक सरकार को तो अपने हिसाब से बताइए चलाती ना, है। ये सवाल तो बीजेपी कई बार पूछ चुकी है। आप बता दीजिए बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, बीजेपी कम से कम एक परिवार से तो नहीं है जिसको लेकिन लालू जी का बेटा, तेजस्वी का बेटा, फिर आगे जिसको आरएसएस चाहेगी वही होगा। और आप ये भाई आरएसएस बड़ा परिवार है, वैसे तो पूरा भारत हमारा परिवार है। उसका डायरेक्ट चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो लोकतंत्र में उसको भरोसा है किसी दल को अपने पॉकेट में रख के और पूरे देश को नचाना, आप कम से कम इतना बता दीजिए कि बंगाल में इस वक्त लोकतंत्र चल रहा है कि नहीं? नहीं, लेकिन बंगाल में जो भी हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। कम्युनलाइज करने के लिए वो पूरा प्रयास करती रही। एक लाइन बोल देता हूं, देखिए अपनी सुविधा के अनुसार कैसे तर्क बदलते हैं। एक तरफ कहेंगे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो संघ परिवार तय करता वो होता है। मेरे भाई पहले तय तो कर लीजिए कि आप आरोप किस पे लगाना चाहते हैं। जब जैसा मौका मिल गया तो मोदी जी पे आरोप लगा दो, जब जैसा मौका मिल गया तो पूरी तरीके से। और इन्होंने कहा भाजपा जिम्मेदार है। मान्यवर, पश्चिम बंगाल के बारे में अगर कोई ये बोलता है तो ये एक त्रासदी मानी जानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां इस देश में सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था और भयंकर नरसंहार हुआ था। और उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का नामो निशान नहीं था। यह बताइए उस समय हिंसा किसने करवाई थी? मतलब ऐसा इतिहास बदल देते हैं कि साहब सारा सांप्रदायिकता के लिए ये जिम्मेदार है। और वो जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कोलकाता से शुरू हुआ। मानव